नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला को पढ़ चुके थे। आज हम हिंदी की क्लास में उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। यानी उपसर्ग जो है वो दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है, उप धन सर्ग। सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं। दूसरी बात, जो उप का अर्थ होता है वो होता है समीप, निकट अथवा पास में। आप लोग जानते भी होंगे, उप मतलब समीप, इसी को निकट कह लें चाहे इसी को पास में कह लें, बात एक ही है। तो जो उप का अर्थ होता है वो समीप, निकट अथवा पास में होता है। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का क्या अर्थ होता है? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो देखिए, समीप, निकट अथवा पास में उप का अर्थ हो गया, सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि करना। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो उपसर्ग का अर्थ क्या निकल करके आता है? उपसर्ग का अर्थ निकल करके आता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यानी पास में कोई शब्द बैठेगा और एक नया अर्थ वाला शब्द बन जाएगा। देखिए, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया उपसर्ग का अर्थ। अब देखिए, उपसर्ग की परिभाषा जानते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा उपसर्ग की क्या है? तो देखिए, उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर मेन बात यह है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कोई शब्द दिया गया है, उस शब्द में कोई एक पहले एक दूसरा शब्द जोड़ दिया जाए तो उसके अर्थ में जो है परिवर्तन कर दे, जो नया शब्द बने वो एक नया अर्थ वाला बन जाए। जो पहले जो शब्द दिया जाए उसका कुछ अलग अर्थ होगा, और जब हम उसमें आगे एक उपसर्ग जोड़ देंगे तो जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। सीधी सीधी बात। जैसे मान लीजिए आपको कर्म दिया गया है, तो कर्म जानते ही आप, कर्म का अर्थ क्या होता है। और कर्म के पहले अगर सु लगा दिया जाए, सु उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सुकर्म बन जाएगा। इसका मतलब देखिए, अर्थ चेंज हो गया। अब अर्थ क्या हो गया? सुकर्म हो गया, यानी अच्छा कर्म हो गया। अभी पहले क्या था? पहले कर्म था, अब अच्छा कर्म हो गया। यानी एक नया शब्द सु जोड़ने से जो एक नया शब्द बना सुकर्म, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो यही है उपसर्ग। तो सु क्या हुआ? यहां पर उपसर्ग हुआ। और देखिए, एक उपसर्ग के बारे में बात याद रखेंगे। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि उपसर्ग को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो उसको आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय, क्योंकि ये आदि प्रत्यय है, प्रारंभ में शब्द के लगता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है, इसलिए उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कह दिया जाता है। प्रत्यय हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज हम उपसर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो भी उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं और कितने कुल उपसर्ग होते हैं, और किस भाषा से कितने उपसर्ग प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से होते हैं, इन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहली बात क्या है? पहला भाग क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, इनको तत्सम भी कहा जाता है। तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव तत्सम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तत्सम क्या होता है? तत्सम शुद्ध रूप होता है, तद्भव जो होता है वो अशुद्ध रूप होता है। तो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, और इनकी कुल संख्या 19 होती है। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। जो संस्कृत के उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनकी कुल संख्या 19 है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं कहीं पर आपको संख्या 22 लिखी मिल जाएगी।
तो देखिए संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, इनकी वास्तव में कुल संख्या 19 ही है, 19 ही सही है। लेकिन कहीं कहीं पर हमको 22 भी लिखा मिल जाता है। और 22 क्यों लिखा मिल जाता है, ये 3 क्यों बढ़ जाते हैं, अभी हम जब संस्कृत के उपसर्ग बताएंगे, काउंट करेंगे, तब हम 19 बताएंगे और उन्हीं में हम 3 बता देंगे कि इसलिए 22 भी कह दिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में 19 और 22 दोनों है तो 19 को टिक करेंगे, अगर 19 नहीं है 22 ही है तो 22 को टिक करेंगे। लेकिन वास्तव में संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो 19 ही होते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए हमने इसको स्पष्ट कर दिया। तो संस्कृत के जो कुल उपसर्ग होते हैं वो 19 होते हैं, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो 10 होते हैं। और हिंदी के उपसर्ग इनको तद्भव कहा जाता है, तद्भव शब्द होते हैं, ये अशुद्ध रूप होते हैं। और जो उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग होते हैं उनकी कुल संख्या 19 होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग उर्दू के 12 उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी के 7 उपसर्ग होते हैं। तो 12 और 7 टोटल कितने हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं। देखिए ये संख्या बिल्कुल हमने स्पष्ट करके लिखी हुई है, आपको किताबों में इतनी स्पष्ट संख्या नहीं दिखाई पड़ेगी किसी भी बुक में साधारणतया। तो ये संख्या आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। और हम एक एक उपसर्ग जब बताएंगे, संस्कृत के उपसर्ग 19, तो 19 हम आपको काउंट कराएंगे। हिंदी के भी हम आपको 10 काउंट कराएंगे, उर्दू के 12 और अरबी फारसी के भी हम 7 अलग अलग काउंट कराएंगे। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, संस्कृत के उपसर्ग जानते हैं। संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले ही हम बता चुके कि कुल 19 उपसर्ग हैं, 22 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो हम 3 आपको और काउंट कराएंगे कि 22 क्यों कह दिया जाता है, वैसे वास्तव में 19 ही है। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग जानते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत ही आसान होते हैं उपसर्ग। तो सबसे पहला जो उपसर्ग है संस्कृत का वो है अति उपसर्ग। देखिए अति उपसर्ग, अति का अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो अधिक और परे के रूप में लिया जाता है। यानी ये अति शब्द अगर किसी शब्द के पहले आ जाता है तो ये अधिक और परे, बहुत अधिक और परे के रूप में उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसका अर्थ जो होता है वो अधिक और परे आदि होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण जैसे अत्याचार है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया। अत्यंत है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया। अतिरिक्त है, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया। तो और बहुत सारे और भी उदाहरण होते हैं, यहाँ पर हमने कुछ लिख रखे हैं। तो अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, इनमें कौन सा उपसर्ग है, इनमें अति उपसर्ग है। देखिए आपसे एग्जाम में केवल उदाहरण दे देता है और ये पूछता है कि इनमें कौन सा उपसर्ग है, और आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे उपसर्ग से, केवल उपसर्ग का नाम पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार दे देगा, आपको बताना होगा अत्याचार में अति उपसर्ग है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अगर ये करेक्ट मालूम है आपको कि ये उपसर्ग होते हैं तो आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। तो यही हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो 19 अभी हम बता रहे हैं संस्कृत में, हिंदी वाले 10 बताएंगे, उर्दू, अरबी, फारसी वाले 19 बताएंगे, टोटल आपको मालूम चल जाएंगे। तो आप अंदाजा प्रश्न को देख करके ही लगा लेंगे कि कौन सा उपसर्ग इस शब्द में है। तो देखिए अति उपसर्ग के बारे में हो गया। अब जानते हैं दूसरा उपसर्ग अधि उपसर्ग। देखिए अधि उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधि जहां पर भी लग जाएगा तो ऊपर और श्रेष्ठ के रूप में वो अर्थ देने लगेगा। देखिए अर्थ पूछे नहीं जाते हैं, हम 1-2 आपको बता रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे, केवल उदाहरण बताएंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं बस इसके बारे में कि अधि उपसर्ग अगर आ जाता है तो इसका अर्थ जो होता है वो ऊपर और श्रेष्ठ के रूप में लिया जाता है। जैसे अधीन हुआ, तो अधीन में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अध्यात्म हुआ, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। तो अगर आपसे पूछता है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अगर आपको यह मालूम है कि अधि उपसर्ग होता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। अब
अब मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम है कि अधि उपसर्ग होता है कि अध उपसर्ग होता है, तो अध्यक्ष दे दिया, आप अध में टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए उपसर्ग बिल्कुल करेक्ट याद रखना होगा आपको कि वास्तव में ये उपसर्ग होता है, यानी अधि उपसर्ग होता है, अध उपसर्ग नहीं होता है। तो अध्यक्ष है, तुरंत आप बता देंगे अधि उपसर्ग होगा। अध्यात्म है, आप तुरंत बता देंगे अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला उपसर्ग जो है वो अनु उपसर्ग है। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो अनु उपसर्ग है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है अनु का, पीछे या साथ। इसका जो अर्थ होता है वो पीछे या साथ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। अनुशासन है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। अनुरूप है, अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। तो देखिए स्पष्ट है बिल्कुल, अनु 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 आगे लगा हुआ है, तुरंत आप बता देंगे अनु उपसर्ग है। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि अनु उपसर्ग होता है, तभी आप बिल्कुल करेक्ट सही कर पाएंगे। तो उपसर्ग के नाम आपको बस याद रखने हैं, आप तुरंत प्रश्न देख करके बिल्कुल सही टिक कर देंगे। तो ये अनु उपसर्ग हो गया। अब हम अर्थ नहीं बताएंगे, अर्थ का कोई मतलब नहीं बनता है बताने का, सीधे सीधे उदाहरण बताएंगे। चूंकि प्रश्न सीधे सीधे बस पूछा जाता है कि एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो आपको सीधे सीधे उपसर्ग के नाम मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो हम नाम बताएंगे और कुछ उदाहरण बताएंगे। इनको आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, आपके उपसर्ग के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जितने भी आएंगे, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखिए अगला उपसर्ग जो है, अगला उपसर्ग होता है अप उपसर्ग। इसका उदाहरण क्या है, अपकीर्ति है, अपकीर्ति में अप उपसर्ग है। अपशब्द है, अप उपसर्ग है। अपव्यय है, अपव्यय में अप उपसर्ग है। अगला उपसर्ग देखिए अभि उपसर्ग। जैसे अभ्यागत है, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। अभिषेक है, अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। अभ्युदय है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। तो जैसे आपको अभ्युदय दे दिया गया, अब अभ्युदय में आ भी उपसर्ग दे देगा, ऑप्शन में अभ दे देगा, अभि दे देगा। तो अगर आपको यह मालूम है कि अब नहीं उपसर्ग होता है कोई, अभि उपसर्ग होता है, तो आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। तो आपको यह मालूम होना चाहिए बस कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो अभि उपसर्ग है अभ्युदय में। अगला उपसर्ग देखते हैं अव उपसर्ग। जैसे अवज्ञा है, अवज्ञा में क्या है, अव उपसर्ग है। अवतीर्ण है, अवतीर्ण में कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग है। अवसान है, अवसान में कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग है। अगला उपसर्ग देखिए आ उपसर्ग। जैसे आसन्न है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आकाश है, आकाश में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आज्ञा है, आज्ञा में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। बिल्कुल सिंपल होता है, बस आपको उपसर्ग का नाम मालूम होना चाहिए कि ये उपसर्ग होता है। ऐसा ना हो कि ये उपसर्ग ही ना होता हो, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगला जो उपसर्ग है वो है उद व उत उपसर्ग। उद व उत उपसर्ग। जैसे उद्देश्य है, उद्देश्य में कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है। उद्गम है, उद्गम, उद तो उद निकल रहा है तो उद उपसर्ग है। उद्भव है, उद उपसर्ग है। अब उत्तम है, उत्तम में उत निकल रहा है तो उत उपसर्ग है। उत्कर्ष है तो उत उपसर्ग है। उन्नति है, उन्नति में भी उत धन करके होता है, तो उन्नति में भी उत उपसर्ग होता है, ये याद रखेंगे, उन्नति में उत उपसर्ग होता है। उच्चारण है, उत धन चारण, तो इसमें भी उत उपसर्ग होता है। तो उन्नति और उच्चारण को याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें उत उपसर्ग होता है। अब देखिए जो हम बता रहे थे कि 19 की जगह कहीं कहीं 22 भी लिखा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उद और उत को अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही में रखे जाते हैं। तो अगर हम अलग अलग मान लें तो एक ये देखिए बढ़ गया। हमने ये कहा था कि 3 हम आपको एक्स्ट्रा और बताएंगे, क्योंकि 19 होते हैं वास्तव में, कहीं कहीं 22 हो जाते हैं, तो एक ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया। उद और उत अगर अलग अलग लिख दिए जाएंगे तो एक बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगला उपसर्ग देखते हैं। अगला उपसर्ग है देखिए उप उपसर्ग। उप उपसर्ग उदाहरण क्या है, जैसे उपस्थित है, उपस्थित में क्या होगा, उप उपसर्ग होगा। उपहार है, उपहार में कौन सा उपसर्ग होगा, उप उपसर्ग होगा। उपनिवेश है, उपनिवेश में कौन सा उपसर्ग होगा, उप उपसर्ग होगा। अगला देखते हैं दुर व दुस उपसर्ग। दुस में सा, ये सपेरा वाली भी हो सकती है, षटकोण वाली भी हो सकती है और संयम वाली भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे
दुर्लभ है तो दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग होगा? दुर उपसर्ग होगा। दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग होगा। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग होगा। अब जैसे दुस्साहस कह दे तो दुस्साहस में दुस उपसर्ग होगा। दुष्कर्म है, इसमें भी दुस उपसर्ग होगा। दुस्शासन है, इसमें भी दुस उपसर्ग होगा। तो दुस्साहस में ये सपेरा वाला जो दुस है वो उपसर्ग होगा। दुष्कर्म में जो षटकोण वाला सा है वो उपसर्ग होगा। और जो दुस्शासन है वो संयम वाला जो दुस है वो वाला उपसर्ग होगा। तो ये है एक ही लगभग। अब देखिए इसमें भी एक बढ़ गया। दुर व दुस अलग अलग लिखे होते हैं तो हम एक बढ़ा देते हैं, तो 2 बढ़ गए हमारे। एक हमने अभी ऊपर बढ़ाया हुआ था तो 20 हो गए थे, अब कितने हो गए? 21 हो गए। वास्तव में होते 19 ही हैं, हम 19 ही बताएंगे, लेकिन कहीं कहीं 22 लिखा होता है तो हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि 22 क्यों लिखा होता है। तो इनको अलग अलग वहां मान लिया जाता है, दुर और दुस को। तो कितने हो गए हमारे इस प्रकार से? 20 और 1 21 हो गए। एक और बताना बचा, तो आगे देखिए एक आएगा वो बता देंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज। आगे देखिए उपसर्ग जो होता है वो नि उपसर्ग होता है। जैसे निम्न है, निम्न में नि उपसर्ग है। निबंध है, निबंध में नि उपसर्ग है। निषेध है, निषेध में नि उपसर्ग है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बताने वाला खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपसर्ग है वो है निस व निर उपसर्ग। जैसे निश्चय है, निश्चय में निस उपसर्ग होता है। निश्चल है, निश्चल में निस उपसर्ग होता है। निष्कपट, निष्कपट में निस उपसर्ग होता है। निर्वरोध, निर्वरोध तो निर निकल रहा है तो निर उपसर्ग हो जाएगा। निर्माण, निर निकल रहा है, निर उपसर्ग हो जाएगा। निरीक्षक, निर निकल रहा है, निर उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, निस और निर को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो हमारा एक और बढ़ जाएगा। तो 21 हो चुके थे और निस और निर को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो कितने हो गए? 22 हो गए। बस यही अंतर होता है, कहीं कहीं 19 लिखा होता है और कहीं कहीं 22 लिखा होता है, लेकिन जो वास्तव में शुद्ध है वो 19 ही है। 19 ही सही है। इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, निस और निर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग परा उपसर्ग। जैसे परागत है तो परागत में परा उपसर्ग, पराजय में परा उपसर्ग, पराभूत में परा उपसर्ग। अगला उपसर्ग देखिए परि उपसर्ग। जैसे परिधि है, परिधि में परि उपसर्ग। परिक्रमा, परिक्रमा में परि उपसर्ग। परिमाण, परिमाण में परि उपसर्ग। अगला उपसर्ग प्रा उपसर्ग। जैसे प्रलय है, प्रलय में प्रा उपसर्ग। प्रताप में प्रा उपसर्ग। प्रमाण में प्रा उपसर्ग। अगला उपसर्ग प्रति उपसर्ग। जैसे प्रत्येक है, ये बहुत पूछा जाता है, प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो प्रति उपसर्ग। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग। प्रतिफल प्रति उपसर्ग। अगला उपसर्ग देखिए वि उपसर्ग। विकास, विकास में वि उपसर्ग। विनाश, विनाश में वि उपसर्ग। विभाग, विभाग में वि उपसर्ग। अगला उपसर्ग देखिए सम व सन उपसर्ग। देखिए सम व सन उपसर्ग को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहां पर डाउट। देखिए वास्तव में सम उपसर्ग ही होता है, सन उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सन भी लिखा मिल सकता है, इसलिए हमने लिख दिया है यहां पर सम व सन उपसर्ग। लेकिन वास्तव में सम उपसर्ग ही होता है, सन उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए हमने लिख दिया ताकि आपको डाउट ना हो कहीं अगर सन लिखा मिल जाता है तो देखिए जैसे संभोग है, सम निकल रहा है तो सम उपसर्ग होगा। सम्मेलन है, सम उपसर्ग होगा। सम्मुख है, सम उपसर्ग होगा। संन्यास है, जैसे संन्यास है तो संन्यास में भी वास्तव में सम उपसर्ग ही है, लेकिन कहीं कहीं आपको सन निकल रहा है तो सन उपसर्ग भी दे सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संन्यास में सन उपसर्ग या सम उपसर्ग है। संस्कार है, संस्कार में सम उपसर्ग या सन उपसर्ग। संतृप्त है, सम उपसर्ग या सन उपसर्ग। संकल्प है तो संकल्प में भी सम या सन उपसर्ग। कुछ भी लिखा हो सकता है, सम भी लिखा हो सकता है, सन भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध है वो सम ही है, सम उपसर्ग होता है इनमें। आगे बढ़ते हैं सु उपसर्ग। सु उपसर्ग जैसे सुगम है, सुगम में सु उपसर्ग। सुदूर में सु उपसर्ग। सुफल में सु उपसर्ग। तो इस प्रकार से 19 उपसर्ग हो गए ये, जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ये 19 उपसर्ग। और अगर 22 ऑप्शन में है, 19 नहीं दिया गया है, तो आप 22 को भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए जानते हैं हिंदी के उपसर्ग। हमने प्रारंभ में बताया हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं जिनको तद्भव शब्द कहा जाता है वो कुल 10 होते हैं। तो अब हम 10 काउंट करेंगे एक एक करके। तो जल्दी जल्दी देखते हैं केवल उपसर्ग और उनके उदाहरण। पहला देखिए आ व अन उपसर्ग।
जैसे अभाव है, इसमें आ उपसर्ग है। अचेत है, आ उपसर्ग है। अनोखा है, आ उपसर्ग है। अनमोल है, अनमोल में अन उपसर्ग है। अनपढ़ है, अन उपसर्ग है। अनबन है, अन उपसर्ग है। अगला उपसर्ग देखिए अध उपसर्ग, जैसे अधपका है, अध उपसर्ग। अधखिला, अध उपसर्ग। अधजला, अध उपसर्ग। अगला उपसर्ग देखिए उन उपसर्ग, जैसे 29 है, 29 में उन उपसर्ग है। 49 है, 49 में उन उपसर्ग है। 79 है, 79 में उन उपसर्ग है। अगला देखिए औ अथवा अव उपसर्ग, जैसे अवघट है, अवघट में अ उपसर्ग है। औसत में अ उपसर्ग है। अवगुण में अव उपसर्ग है। तो अ कहें या अव कहें एक ही बात है। जैसे अवघट कह दे तो अ उपसर्ग कह देना, अवगुण कह दे तो अव उपसर्ग कह देना उसमें। अगला देखिए, अगला है दु उपसर्ग, जैसे दुबला है, दुराव है, दुखाव है, इनमें दु आ रहा है प्रारंभ में, तो दु उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए नि उपसर्ग, जैसे निकम्मा है, निडर है, निखरा है, तो इसमें नि आ रहा है, तो नि उपसर्ग कह देंगे। बस उपसर्ग याद रखिए, कुछ भी नहीं है उपसर्ग में, केवल उपसर्ग के नाम आपको मालूम होने चाहिए कि ये उपसर्ग होते हैं, अस्तित्व में हैं ये उपसर्ग, बस आप प्रश्न सही कर लेंगे। और ऐसा ना हो कि आपको उपसर्ग मालूम ना हो कि ये उपसर्ग होता है कि नहीं होता है, तो अस्तित्व में ही ना हो और आप उसको टिक कर दें आगे जो शब्द दिया गया है उसका अंदाजा लगा के, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आपको उपसर्ग क्लियर मालूम है कि हाँ ये उपसर्ग होता है, तो आप निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला बिन उपसर्ग है, जैसे बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन देखा, तो इनमें बिन उपसर्ग होता है। अगला कु व का उपसर्ग होता है, जैसे कुदृष्टि है, कुकर्म है, इसमें कु उपसर्ग है। कपूत है, उसमें का उपसर्ग हो जाएगा। अगला सु व सा उपसर्ग, जैसे सुपूत है, सुयोग है, इसमें सु उपसर्ग है। सरस कह दिया जाए तो सा उपसर्ग हो जाएगा। अगला उपसर्ग देखिए भर उपसर्ग, जैसे भरपेट है, भरपूर है, तो भर उपसर्ग होता है। भर उपसर्ग भी होता है। अब देखिए ये टोटल 10 हो गए जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, टोटल 10 होते हैं और ये 10 उपसर्ग हो गए एक एक करके। अब देखिए जानते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के जो मुख्य रूप से उपसर्ग होते हैं वो 12 होते हैं और अरबी फारसी के कितने होते हैं 7, तो टोटल कितने हो जाते हैं 19। तो सबसे पहले हम उर्दू के देखते हैं 12 कौन कौन से हैं। देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, बस आगे शब्द जो लगा होगा वही उपसर्ग होता है, लेकिन उपसर्ग मालूम होना चाहिए कि ये उपसर्ग अस्तित्व में है। जैसे अल उपसर्ग होता है, जैसे अलमस्त, अलविदा, अलबत्ता, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है, अल उपसर्ग है। अगला उपसर्ग देखिए ऐन उपसर्ग, जैसे ऐन वक्त, ऐन जवानी, ऐन हिकमत, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। तो इनमें कौन सा उपसर्ग अगर है तो इनमें ऐन उपसर्ग है। आपसे पूछ दिया जाएगा इनमें कौन सा उपसर्ग है तो ऐन उपसर्ग हो जाएगा। कम उपसर्ग, कम उपसर्ग भी होता है, जैसे कमजोर, कम समझ, कम कीमती, इनमें कम उपसर्ग है। खुश उपसर्ग भी होता है, खुशहाल, खुशखबरी, खुशकिस्मत, इनमें खुश उपसर्ग है। गैर उपसर्ग भी होता है, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, इनमें गैर उपसर्ग है। दर उपसर्ग भी होता है, दरबार, दरखास्त, दरमियान, इनमें दर उपसर्ग है। और देखिए अगला जो उपसर्ग है वो फिल व फी उपसर्ग, जैसे फिलहाल है तो फिल उपसर्ग हो जाएगा, फी आदमी है तो फी उपसर्ग हो जाएगा, फी मैदान है तो फी उपसर्ग हो जाएगा। ना उपसर्ग, नाराज, नापाक, नादान, तो नाराज, नापाक, नादान में ना उपसर्ग है। अगला उपसर्ग बा उपसर्ग, जैसे बखूबी, बमुश्किल, बसरते, इसमें बा उपसर्ग है। अगला उपसर्ग बद उपसर्ग, जैसे बदबू, बदमाश, बदनाम, तो इसमें बद आगे है तो बद उपसर्ग हो जाएगा। बर उपसर्ग होता है एक उर्दू भाषा का, जैसे बराबर है, बर्दाश्त है, बर्खास्त है, तो इसमें बर उपसर्ग हो जाएगा। एक बा उपसर्ग होता है, जैसे बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब, तो इसमें बा उपसर्ग है। तो इस प्रकार से 12 उपसर्ग ये हो गए जो उर्दू भाषा से संबंधित हैं। अब जानते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। तो 7 उपसर्ग जानते हैं अरबी फारसी के मुख्य रूप से। जैसे एक होता है बिल उपसर्ग, जैसे बिल्कुल है, बिल इरादा है, बिल मुक्ता है, तो इनमें बिल उपसर्ग है। अगला उपसर्ग बिला उपसर्ग, बिल उपसर्ग अलग होता है, बिला उपसर्ग अलग होता है। बिला उपसर्ग जैसे बिला वजह, बिला कानून, बिला शर्त, तो इसमें बिला उपसर्ग हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिल उपसर्ग भी होता है, बिला उपसर्ग भी होता है। ऐसा नहीं कि आप बिल उपसर्ग मालूम है, बिला नहीं मालूम है और बिला वजह दे दिया गया और आप बिल कराएं, तो गलत हो जाएगा।
याद रखेंगे। जैसे बे उपसर्ग है, बेईमान, बेदर्द, बेचारा, तो इसमें बे उपसर्ग है। अगला देखिए ला उपसर्ग, जैसे लापता, लाचार, लाइलाज, इसमें ला उपसर्ग है। अगला देखिए उपसर्ग सर उपसर्ग, जैसे सरदार, सरगना, सरहद, इनमें सर उपसर्ग है। अगला देखिए उपसर्ग हम उपसर्ग, हमदर्द, हम सफ़र, हमदम, इसमें हम उपसर्ग है। अगला हर उपसर्ग, जैसे हर दिन, हर बार, हर साल, इनमें हर उपसर्ग है। तो ये 7 ये उपसर्ग हो गए अरबी फारसी भाषा से संबंधित, 12 हो गए उर्दू से संबंधित, टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। अब देखिए कुछ अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं, कोई काउंट गिनती में नहीं है अंग्रेजी भाषा के। कुछ प्रमुख उपसर्ग की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे चीफ उपसर्ग हुआ, एक चीफ उपसर्ग होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर कह दे, चीफ कमिश्नर कह दे, तो चीफ उपसर्ग होता है। एक होता है सब उपसर्ग, जैसे सब जज कह दे, सब इंस्पेक्टर कह दे, तो इसमें सब उपसर्ग होगा। एक वाइस उपसर्ग होता है, वाइसराय कह दे, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें वाइस उपसर्ग होगा। एक हेड उपसर्ग होता है, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, तो इसमें हेड उपसर्ग है। एक जनरल उपसर्ग होता है, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, तो इसमें जनरल उपसर्ग होता है। एक डिप्टी उपसर्ग भी होता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, तो इसमें डिप्टी उपसर्ग होता है। तो इस प्रकार से कुछ अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं, इनकी हमने चर्चा कर ली। और देखिए ये जो उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं, या जो अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं, या जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं, इनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग, यानी ये आए हैं हमारी हिंदी भाषा में, बाहर से आए हैं। भाई अंग्रेजी भी बाहर से आई, उर्दू भी बाहर से आई, अरबी फारसी भी बाहर से आई है, तो इनको हम आगत उपसर्ग कह देते हैं। इस तथ्य को भी हम याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने उपसर्ग को जो है बिल्कुल डिटेल में समझ लिया एक एक करके। अब शायद ही आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो उपसर्ग से आए और हमारी क्लास से न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, असंभव। इससे अधिक उपसर्ग से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है बिल्कुल टू द पॉइंट हम उतना ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा अनावश्यक नहीं पढ़ा रहे हैं। केवल आपका एग्ज़ाम जो है क्रॉस होना चाहिए, कम मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे उपसर्ग पढ़ लिए। जो संस्कृत भाषा के कुल टोटल उपसर्ग थे 19 या 22 कह दें, जो हिंदी के कुल उपसर्ग थे 10, और जो उर्दू अरबी फारसी के 19 उपसर्ग थे, और कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग थे, उनका अध्ययन हमने कर लिया। तो आप कॉपी पेन ले करके जो है इन सारे उपसर्गों को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे, तो आपके कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं हिंदी की अगली क्लास में। धन्यवाद।